नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बातों के साथ हम फिर से हाजिर हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। पहाड़ में एक कहावत है, पकौड़ी बल 4 और भम पकौड़ा 8। उत्तराखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को ये कहावत दो टूक बयां कर देती है। जहां नेताओं की तो भरमार है, लेकिन ऐसे नेता गिनती के भी नहीं हैं जिनका व्यापक जनाधार हो, जिन पर लोगों को अटूट विश्वास हो या जो अपने दम पर पूरे राज्य में असर ही रखते हों। ऐसे में बड़ी पार्टियों के सिंबल के दम पर या फिर केंद्र सरकार की मेहरबानी से बम पकौड़ों का काम तो चल जाता है, लेकिन इसके साथ ही राजनीति में एक वैक्यूम भी बन रहा है, जिसे भरने के लिए कई ताकतें ताड़ी मार रही हैं। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के नतीजे सीधे सीधे इसी ओर इशारा कर रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए भी कुछ संकेत दे रहे हैं। इन आंकड़ों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राज्य में जिला पंचायत सदस्य की कुल 358 सीटों में से 145 पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। 121 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीतकर आए हैं और 92 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी, यानी सबसे बड़ी संख्या निर्दलियों की ही है। हालांकि इस संख्या में यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा और भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति जैसे दलों के समर्थित प्रत्याशी भी शामिल हैं। इसमें यूकेडी के 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी हैं और संघर्ष समिति द्वारा समर्थित 7 प्रत्याशी। जिलों के अनुसार देखें तो 12 में से 6 जिले ऐसे हैं जहां निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों की संख्या भाजपा और कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। लेकिन इनकी संख्या ज्यादा होने के बाद भी जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे तो उसमें कांग्रेस और भाजपा के लोग ही अध्यक्ष बनेंगे। यही कारण भी है कि पंचायत चुनावों के मल्ल युद्ध में भले ही भाजपा की पीठ जमीन से जा लगी है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष तब भी दावा कर रहे हैं कि टांग तो बल हमारी ही ऊपर है। उनके दावे को आंकड़ों से मजबूती भी मिल ही जाएगी, क्योंकि अध्यक्षों के चुनावों में जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसमें तो भाजपा पारंगत है ही, और संसाधनों की झकाझोर में भी वो सबसे आगे ही है। उत्तरकाशी का ही उदाहरण लीजिए। यहाँ की 28 सीटों में से इस बार भाजपा को सिर्फ 7 सीटें मिली हैं। कांग्रेस की मवासी तो पूरी तरह से घाम लगी है और उन्हें 0 मिला है, जबकि 21 सीट निर्दलीय जीते हैं। लेकिन 28 में से सिर्फ 7 सीट पाने के बाद भी भाजपा नेताओं ने घोषणा कर दी है कि उनका जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय हो चुका है, क्योंकि जोड़ तोड़ के खेल में वो अपना गणित बैठा चुके हैं। ये गणित बैठाने में इस बार भाजपा ने इसलिए भी देर नहीं लगाई क्योंकि यहाँ के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण भी इस खेल में माहिर माने जाते हैं और पिछली बार निर्दलीय होकर भी वो अध्यक्ष पद लौंफियाने वाले संभवतः प्रदेश के इकलौते जिला पंचायत अध्यक्ष थे। कांग्रेस के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके दीपक बिजलवाण संसाधनों के मामले में भी मजबूत माने जाते हैं। वो इस बार भी चुनाव जीतकर तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य बने हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार उनका अध्यक्ष पद लौंफियाना मुश्किल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने इस बार बाजी मार ली है और वो निर्दलीय सदस्यों को खगोड़ खगाड़ के देहरादून में हाजिरी भी लगवा चुकी है। यही स्थिति तमाम अन्य जिलों में भी अध्यक्ष पद के चुनावों की है। देहरादून में कांग्रेस के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीतकर आए हैं और यहाँ की कुल 30 सीटों में से उसे 13 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा को यहाँ 7 और निर्दलियों को 10 सीट। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस की स्थिति ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे वाली हो चुकी है, क्योंकि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए देहरादून की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है और अब कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा उनके बेटे को अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए किया गया है, जिसने अपनी राजनीतिक शुरुआत इस बार चुनाव जीतकर की है। हालांकि देहरादून में कांग्रेस के पास भाजपा से लगभग 2 गुना सीट हैं और उनके नेता अगर पुत्र मुँह त्याग दें तो कांग्रेस के लिए यहाँ अपना अध्यक्ष बनाना बड़ी चुनौती नहीं होना चाहिए। लेकिन सीट आरक्षित होने से अब भाजपा नेता मधु चौहान को भी अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा है, जो पहले भी 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हैं। देहरादून के चक्राता विकासनगर क्षेत्र की राजनीति में इन 2 परिवारों का वर्चस्व रहा है, जो अब भी बरकरार है। एक तरफ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह हैं, जिनके बेटे के चुनाव जीतने के साथ ही इस परिवार की तीसरी पीढ़ी की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है, और दूसरी तरफ भाजपा नेता मुन्ना सिंह चौहान और उनकी पत्नी मधु चौहान हैं, जिनकी राजनीतिक पकड़ अब भी बेहद मजबूत है। वैसे इन पंचायत चुनावों में अतरंगी ट्रेंड ये भी दिखा है कि भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाते रिश्तेदार इस बार चुनाव हार गए हैं, जबकि कांग्रेस के मामले में ऐसा नहीं हुआ। कुजाण तब जनता ने भाजपा के नेपोटिज्म को ना और कांग्रेस के नेपोटिज्म को हाँ क्यों कहा, लेकिन नतीजे ऐसा ही बता रहे हैं।
भाजपा में जहां नैनीताल विधायक सरिता आर्य के बेटे, सल्ट विधायक महेश जीना के बेटे, बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी, लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरण सिंह फड़तियाल की बेटी, लंसडाउन विधायक दिलीप रावत की पत्नी और भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा की बहू सभी जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हारे हैं। और इनमें से राजेंद्र भंडारी की स्थिति पर चुगलैर सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं, बल सरासरी जी हिट दी तिराती किले हुंदी। कांग्रेस के लोग जब सरासर भाजपा की नाव में सवार हो रहे थे, तब राजेंद्र भंडारी कांग्रेस में टिके रहे और उन्होंने ये तक बताया कि भाजपा कैसे विधायकों को पैसा का लालच देकर खरीद रही है। लेकिन बाद में वो खुद इतने नाटकीय अंदाज में भाजपा में शामिल हुए कि कुछ ही देर पहले जो टी शर्ट पहने वो लोकसभा चुनावों में गणेश गोदियाल के समर्थन में भाषण दे रहे थे, वो टी शर्ट बदलने से भी पहले वो भाजपा में शामिल हो गए। यानी टी शर्ट बदलने से पहले उन्होंने पार्टी बदल ली। बद्रीनाथ उपचुनावों में वो भाजपा के टिकट से खुद तो हारे ही, अब उनकी पत्नी भी चुनाव हार चुकी हैं और उनकी स्थिति अब खमाचा वाली बन गई है। बहरहाल, नेपोटिज्म वाली बात पर वापस लौटें तो कांग्रेस के नेपो किड्स इस बार कामयाब रहे हैं। प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, सूरवीर सजवाण के बेटे अरविंद सिंह, गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू सुनीता कुंजवाल, कोटद्वार जिला अध्यक्ष विनोद डबराल की पत्नी कविता डबराल चुनाव जीते हैं। अब कुछ राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि जनता ने भाजपा के परिवारवाद को नकार दिया, जबकि कांग्रेस के परिवारवाद को स्वीकार कर लिया, क्योंकि बल कांग्रेस ने परिवार वालों को टिकट देते हुए भी योग्यता का ध्यान रखा था। ये बिजोग पड़ने वाला तर्क तटस्थ नहीं बल्कि चापलूसी में डूबा हुआ ज्यादा नजर आता है। झाड़ पर चढ़ाने वाले ऐसे ही तर्कवीरों के चलते कांग्रेस की ये गत हुई है जहां वो आज है। ये बात सही है कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस को उम्मीद जगाने वाले परिणाम तो मिले हैं। ठीक से मंथन करके कांग्रेस रणनीति बनाए तो 2027 के लिए अपनी स्थिति यहां से बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहां सबसे अहम ये देखना भी है कि भाजपा के प्रति अब एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी है और सिर्फ उसी एंटी इनकम्बेंसी से पैदा हो रहे वैक्यूम को भी भर पाने में अभी कांग्रेस बहुत पीछे है। ऐसे में 2027 के लिए वो भले ही राज्य की क्षेत्रीय ताकतों की तुलना में खुद को आगे मान रही हो, लेकिन उसे इस खुशफहमी से बाहर आना होगा और ये समझना होगा कि उसका मुकाबला उस भाजपा से है जिसके नेता 12 महीने चुनाव मोड में ही रहते हैं। और बिना किसी लाग लपेट के फिलहाल ये कहने में कोई संशय नहीं है कि पंचायत चुनावों में भले ही भाजपा की परफॉर्मेंस अपनी खुद की तुलना में कमजोर हुई हो और कांग्रेस की परफॉर्मेंस अपनी ही तुलना में बेहतर हुई हो, लेकिन एक दूसरे की तुलना में आज भी भाजपा कहीं आगे है और 2027 की सबसे प्रबल दावेदार भी है। इस दावेदारी को कोई तीसरा मोर्चा भी फिलहाल मजबूत टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। नए तेवर वाली यूकेडी एक स्पेस जरूर बना रही है, लेकिन उनकी टॉप लीडरशिप में फिलहाल कोई नहीं है जो राज्य स्तर पर थोड़ा भी बज क्रिएट कर पाए। हालांकि यूकेडी के युवा नेता आशीष नेगी ने एक बज क्रिएट किया है, जिसके चलते उनकी चर्चा जगह जगह हो रही है और राजनीति में ये चर्चा होते रहना ही सबसे अहम भी होता है। चुनावी रण में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और कर्णप्रयाग की जाख जिला पंचायत सीट से उनकी पत्नी सिर्फ 120 वोट से चुनाव हारी हैं। ऐसे में वो 2027 के लिए आत्मविश्वास जुटा ही सकते हैं। फिर पहाड़ी बनाम मैदानी का वो ध्रुवीकरण भी है जो भाजपा के हिंदू मुस्लिम वाले ध्रुवीकरण की सबसे मजबूत काट माना जा रहा है। हालांकि इस ध्रुवीकरण की लहर पर सवार होने वाले भी कम नहीं हैं, कई गुट हैं, लेकिन यूकेडी अगर इस लहर पर खुलकर सवार होती है तो इस मामले में वो बाकियों पर भारी तो पड़ ही सकती है, क्योंकि उसका नाम और उसकी छाप लोगों के बीच बाकियों की तुलना में ज़्यादा गहरी है। लेकिन बड़ी लिगेसी वाली यूकेडी के पुराने नेता इस राजनीतिक शॉर्टकट के लिए तैयार होंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। ऐसा तभी हो सकता है जब ये युवा चेहरे यूकेडी को पूरी तरह से हाईजैक कर लें और इस शॉर्टकट को खुलकर अपना हथियार बना लें। अब अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि ऐसा ध्रुवीकरण राज्य के लिए अच्छा नहीं और इसके दूरगामी परिणाम घातक हो सकते हैं, तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि राजनीतिक दल समाज के दूरगामी परिणामों की चिंता नहीं करते। उनका उद्देश्य जीतना होता है, फिर वो जीत चाहे किसी भी कीमत पर मिले। यूकेडी के खाते में कुछ बोझ भी हैं कि जब मौका मिला तो इसके विधायक कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ सरकार में शामिल रहे, लेकिन गैरसैंण जैसे मामलों पर सरकार से कुछ ठोस करवाने में सफल नहीं हुए। इसलिए जनता की यूकेडी से नाराजगी भी ज़्यादा रही है। वो इसलिए भी ज़्यादा रही है कि कांग्रेस भाजपा की तुलना में लोगों का यूकेडी से भावनात्मक जुड़ाव और उम्मीदें ज़्यादा रही हैं, इसलिए नाराज़गी भी उनसे कुछ गहरी है। लेकिन यूकेडी के पास मौका तो है, क्योंकि फिलहाल खोने को उनके पास कुछ नहीं और पाने को काफ़ी ज़्यादा है। फिर एक संभावना ये भी है कि पिछले कुछ सालों में बेरोजगारों से लेकर मूल निवास तक
जितने भी बड़े आंदोलन और प्रदर्शन इस राज्य में हुए, उसका राजनीतिक लाभ भी कांग्रेस या यूकेडी को मिल सकता है। ऐसा अमूमन होता भी है कि सरकार के खिलाफ जब माहौल बनता है तो उसका लाभ किसी की झोली में स्वतः ही जा गिरता है। जैसे अन्ना आंदोलन का लाभ भाजपा को मिला, वैसे ही उत्तराखंड में हुए तमाम आंदोलनों का लाभ कांग्रेस को मुख्य विपक्षी पार्टी होने के चलते मिल सकता है। यहाँ की राजनीतिक वैक्यूम को भरने के लिए एक नया संगठन उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के रूप में भी सामने आया है, लेकिन उसके लिए चुनौतियां यूकेडी और कांग्रेस की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें शून्य से शुरू करना है। पंचायत चुनावों में भी मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति और स्वाभिमान मोर्चा द्वारा समर्थित कुछ लोग जीतकर आए हैं और इसे वो अपनी शुरुआत मान सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में एक संगठन के रूप में वो क्या फरका पाएंगे, ये अभी दूर की कौड़ी है। उनके चर्चित चेहरे अपने अपने क्षेत्र में कुछ असर ज़रूर पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक संगठन के तौर पर अभी वो बेहद कमज़ोर ही नज़र आते हैं। तो पंचायत चुनाव के नतीजों से ये तो साफ दिखता है कि प्रदेश की राजनीति में बड़ा वैक्यूम बन रहा है, लेकिन इस वैक्यूम को कोई संगठन भर पाए, ऐसी उम्मीद अभी कोई नहीं जगा रहा। ये वैक्यूम अगर बढ़ा तो कांग्रेस को इसका स्वाभाविक फायदा मिल सकता है और शायद कांग्रेसी भी इसी जुगत में निचंत लमसट हैं। फिर उनकी कुछ मदद भाजपा खुद इस रूप में कर देती है कि पुष्कर सिंह धामी का विकेट गिराने के फेर में कई भाजपाई खुद लगे हुए हैं। तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस अपने दम पे सुधरे ना सुधरे, इन तमाम समीकरणों के चलते ज़रूर सुधर सकती है। पंचायत चुनावों का एक ज़रूरी पक्ष अभी हाईकोर्ट से भी तय होना है। पंचायती राज अधिनियम के तहत ऐसा कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता जिसका नाम 2 जगह की मतदाता सूची में हो, लेकिन ऐसे कई प्रत्याशियों ने न सिर्फ चुनाव लड़ा है बल्कि वो जीत कर भी आए हैं। अब हाई कोर्ट ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ शिकायतें सुनकर अगर इनका निर्वाचन रद्द करता है तो फिर से कई बड़े चेहरों का राजनीतिक सफर डगमगाने की पूरी गुंजाइश है। इनमें से एक नाम तो टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष रही सोना सजवाण का भी है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका नाम 2 नहीं बल्कि 3 जगह की मतदाता सूचियों में दर्ज है। तो आने वाले कुछ दिन हाईकोर्ट की घचाक से भी कई विकेट गिर सकते हैं। बहरहाल पंचायत चुनावों की ओवरऑल कहानी ये है कि जहां एक तरफ इस चुनाव में छोटे छोटे स्तर पर कई उम्मीद जगाने वाली कहानियां सामने आई हैं, जिनका जिक्र हमने बीते हफ्तों के एक्स्ट्रा कवर में भी किया है, वहीं राज्य स्तर पर ट्रेंड भी 2027 के लिए संकेत दे रहे हैं। संकेत ये कि संगठन के तौर पर भले ही भाजपा आज भी सबसे आगे है, लेकिन उसका चार्म कम हो रहा है और अगर भाजपा इसे संभालने में कामयाब नहीं हुई तो उसकी गलतियों का लाभ किसी और को मिलना तय है। 2027 के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, ये सवाल अब बेमानी सा लगने लगा है, क्योंकि राज्य के मुद्दे आज भी वही हैं जो राज्य गठन के समय या उससे पहले से भी थे। बीते हफ्ते एक और बच्चे ने अपनी जान इसलिए गंवा दी क्योंकि 5 अस्पतालों का चक्कर लगाने के बाद भी उस बच्चे को सही उपचार नहीं मिल सका, समय पर एम्बुलेंस नहीं आ सकी। 1.5 साल के शिवांश जोशी को ग्वालदम से बैजनाथ, वहाँ से बागेश्वर, फिर वहाँ से अल्मोड़ा और फिर वहाँ से हल्द्वानी भेजा गया, लेकिन हल्द्वानी पहुँचने तक उसकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। शिवांश के पिता एक फौजी हैं और कश्मीर में तैनात हैं। उनकी पत्नी अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर इतने अस्पतालों के चक्कर लगाती रही, लेकिन पहाड़ के अस्पतालों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही लोक गायक गणेश मार्तोलिया की बहन और नानी स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा का शिकार हुए थे और अब 1.5 साल के शिवांश ने इसकी कीमत चुकाई है। लेकिन यकीन मानिए 2027 के चुनाव में पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाएं कोई मुद्दा नहीं होंगी, वैसे ही जैसे पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं बनेगी, जिसकी बर्बादी की दास्तान हमने कुछ समय पहले ही एक्स्ट्रा कवर के इस एपिसोड में आपको सुनाई थी। अब खबर है कि सरकार सैकड़ों स्कूलों को उद्योगपतियों को गोद दे रही है। उद्योगपति आएँ और स्कूल व्यवस्था सुधारने में मदद करें, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन समस्या ये है कि सरकार की नीयत में ही ये सुधार करना नहीं रहता। उनके लिए पहाड़ के स्कूल पनिशमेंट पोस्टिंग हैं, जहां उन शिक्षकों को भेजा जाना चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जब शिक्षा मंत्री ही ये सोच रखते हैं तो बींग लीजिए कि स्कूल कैसे चल रहे होंगे। पहाड़ में पर्यावरण का सवाल अब विकराल होता जा रहा है। पिछले हफ्ते ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया था कि विकास का अगर ऐसा ही मॉडल रहा तो हिमाचल प्रदेश का नामो निशान मिट जाएगा। उत्तराखंड की स्थिति तो उससे भी खतरनाक है, लेकिन कमीशन का गणित इतना मजबूत होता है कि पहाड़ में विकास का कमीशन मॉडल ही काम करता है और ये भी 2027 में कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। इधर उपलब्धि हमारी ये है कि हेट क्राइम के मामले में उत्तराखंड देश में 4थे नंबर पर है। हाल ही में आई एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और क्विल फाउंडेशन की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
और मध्य प्रदेश के बाद हेट क्राइम के सबसे ज़्यादा मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। इस मुद्दे पर युगवाणी पत्रिका में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड हेट क्राइम में चौथे स्थान पर है और नफरती भाषण देने के मामले में देश में तीसरे स्थान पर। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड आबादी और क्षेत्रफल दोनों में ही काफ़ी छोटा है, लेकिन नफरत फैलाने के मामले में यहाँ तब भी इतने ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। ये तमाम वही मामले हैं जिनसे चुनावी नैरेटिव तैयार किया जाता है और किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपदा, पर्यावरण जैसे तमाम मुद्दे ध्रुवीकरण की छाया में गायब कर दिए जाते हैं ताकि चुनाव के समय हम सब भूल जाएं कि पहाड़ बांझा पड़ने के असल कारण क्या है। क्या 2027 में इससे अलग कुछ हो सकेगा? इसका फैसला आप लोग खुद कीजिएगा। जाते जाते बारामासा के दर्शकों से फिर से वही अपील कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ज़रूर लें, ताकि हम वो सारी खबरें आप तक लाते रहें जो सरकारें नहीं चाहती कि आप तक पहुँचें। आप सुपर थैंक्स का बटन दबाकर भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। बाकी आपके पास भी हमारे लिए कोई सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर है तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या प्रहलाद, नमस्कार।